जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो ओमिटेड हो गया है। अब आपको जो पेपर आएगा वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में जुवेनाइल्स जो कि चाइल्ड ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ जब कोई वो क्राइम इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने क्राइम की कमीशन की है, तो एक तरह से उन्हें दोबारा से असर नो सोसाइटी की तरफ लाने के लिए ये इकदाम किए गए हैं ताकि वो एक हार्डेंड डेस्परेट क्रिमिनल ना बन जाए। ठीक है, तो आप प्रीएम्बल में देख सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट को प्रोमलगेट करने का। वेयर एज इट इज एक्सपीरियंट टू प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड सोशल री इंटीग्रेशन ऑफ जुवेनाइल्स, कि दोबारा से वो सोसाइटी का हिस्सा बन सकें। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो सेक्शन 2 में हम देखते हैं। सबसे पहले है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड का मतलब है कि जब आप कोई ऐसा फैसला जिसकी बुनियाद इस बात पर है कि बच्चे की बेसिक राइट्स, उसकी ज़रूरियात, उसकी आइडेंटिटी, उसकी सोशल बीइंग, वेलबींग, उसकी फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, इस बुनियाद पर अगर कोई फैसला आप लेते हैं बच्चों के हवाले से, तो वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया। बी क्लॉज में बता दिए चाइल्ड कौन है कि जिसकी 18 साल की अभी उम्र नहीं हुई है। और डी क्लॉज पे आ जाए डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि बच्चे को ये जो जुवेनाइल है उसकी जो ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप सोशली कहें, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल बैकग्राउंड कहें, तो डाइवर्जन में होता यह है कि जो पहले से रवायती अंदाजे तरीका है ना कि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो चलती हैं उसको छोड़कर आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं इन तमाम चीज़ों को डिटरमिन करने, ये जुवेनाइल को ट्रीट करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए। समझ आ रही है? तो इसमें अदालती जो कार्रवाई पहले से मौजूद है उसके अलावा अगर कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है वो डाइवर्जन में आता है। ये चीज़ इसमें ऐड हुई है एक्ट। ठीक है। उसके बाद एफ क्लॉज पे देखें, गार्डियन कौन होता है। गार्डियन इसमें उनके पेरेंट, जुवेनाइल का पेरेंट भी हो सकता है, ये जिसे अदालत की तरफ से अपॉइंट किया गया एज अ गार्डियन, ये जिस बंदे के पास एक्चुअल केयर है उस बच्चे की, वो गार्डियन की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद जी क्लॉज में हीनियस ऑफेंस में आते हैं। अच्छा, आपको स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? हीनियस ऑफेंस से मुराद ऐसा ऑफेंस जो सीरियस है, ग्रॉसम है, ब्रूटल है, मतलब जो दरिंदगी के साथ किया गया है, ये जिसे पब्लिक का जो ज़मीर है वो उनके लिए शॉकिंग है। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत या किसी और लॉ के तहत है। ठीक है ना? तो जिसमें अमूमन सजा कितनी होती है, डेथ पेनल्टी 7 साल से ज़्यादा की सजा होती है, वो हीनियस ऑफेंसेस में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, ये जे क्लॉज देख लें। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ये ऐड हुआ है जिसे सेक्शन 10 के तहत ये कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी। उसके बाद हम के क्लॉज देखते हैं, जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर। जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पर जुवेनाइल्स को रखा जाता है, उन्हें एजुकेशनल, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी मेंटल, मोरल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके। इसमें तमाम सर्टिफाइड अदारे शामिल हैं, जैसे कि बोस्टन इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर रखा जाता है, या दारुल अमान भी है, वोकेशनल सेंटर जो टेक्निकल है, मतलब जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज कर दिया गया है, या विमेन क्राइसिस वाले हैं, या जहाँ औरतें रहती हैं, तो वो जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद एल क्लॉज देखते हैं, जुवेनाइल ऑफेंडर कौन होता है, कि ऐसा बच्चा जिसके हवाले से इल्ज़ाम लगा कि इसने कोई ऑफेंस कमिट की है। अच्छा जी, एम क्लॉज में मेजर ऑफेंसेस है। मेजर ऑफेंसेस जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत पनिशेबल है, जिसमें सज़ा 3 से 7 साल तक की होती है, वो मेजर ऑफेंसेस में कंसिडर किया जाए। अच्छा जी, उसके बाद ओ क्लॉज पे देखें, माइनर ऑफेंस क्या है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 3 साल तक की होती है, चाहे वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत है या किसी और लॉ के तहत है। समझ आ रही है ना अस्मा और रजीना? अच्छा जी, उसके बाद पी क्लॉज में ऑब्जर्वेशन होम के बारे में बताया है, जहाँ पर बच्चों को गिरफ्तार करने के बाद टेम्परेरी तौर पे रखा जाता है, चाहे वो रिमांड के टाइम पे या रिमांड लेने के बाद, क्योंकि थाने में नहीं बच्चों को रखा जाएगा, ये अलहदा से ऑब्जर्वेशन होम बना दिया जाता है जहाँ पर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएगी। ठीक है। उसके बाद आर क्लॉज देखें, प्रोबेशन ऑफिसर से मुराद जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960 के तहत अपॉइंट होता है। ठीक हो गया। और एस क्लॉज में सुटेबल पर्सन बताया गया है कि इसमें कोई भी पर्सन आ सकता है
ट्रस्ट सोसाइटी जो कि लॉ के तहत ड्यूली ऑथराइज्ड है लॉ के हवाले से, जो कि बच्चों की वेलफेयर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अस्मा रोजीना समझ आ रही है? सेक्शन 3 पे आते हैं, लीगल असिस्टेंस। लीगल असिस्टेंस में क्या होता है कि अगर कोई जुवेनाइल या कोई बच्चा विक्टिमाइज हुआ है, ठीक है, या कोई जुवेनाइल है या कोई विक्टिमाइज हुआ है, दोनों की हक है कि स्टेट के एक्सपेंसेस पे उसे लीगल असिस्टेंस दी जा सकती है। अच्छा, फिर इस हवाले से जुवेनाइल को इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसके क्या हक हैं, हकूक हैं। इस हवाले से लीगल प्रैक्टिशनर के हवाले से भी उसको बताया जाएगा कि उसके पास हक है। 24 घंटे के अंदर अंदर उससे प्रोवाइड किया जाएगा कि वो लीगल प्रैक्टिशनर उसको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बिहाफ पे खड़ा हो सकता है। अब जिस लीगल प्रैक्टिशनर को गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा, वो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा चाइल्ड विक्टिम को, जिसकी स्टैंडिंग 7 साल तक होना जरूरी है। ठीक हो गया? उसके बाद सेक्शन 4 में हम जुवेनाइल कोड देखते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके गवर्नमेंट कंसर्न हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके एक या एक से ज्यादा जुवेनाइल कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर देगी। ठीक है, और एक से ज्यादा सेशन डिवीजन के लिए जुवेनाइल कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे और ये वहां पर अपनी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेंगे जहां पर हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगी। अच्छा, अब आगे बताया गया है कि क्राइटेरिया क्या है, कौन बन सकता है जुवेनाइल कोर्ट का जज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वो सेशन जज है या फिर एडिशनल सेशन जज है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है जिसके पास सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी के तहत अख्तियारात होते हैं, या ये कोई अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो उसकी 10 साल की स्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे फिर इन लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है जो कि हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके जो उस कॉम्पिटेंसी की क्राइटेरिया पे पूरा करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब सब सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि जिन ऑफेंसेस में जुवेनाइल इन्वॉल्व होता है उसके हवाले से जुवेनाइल कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक हो गया? फिर उसमें ये कहा गया है कि सब सेक्शन 5 में कहा गया है कि एक्ट की कमेंसमेंट के साथ ही जो भी केसेस अगर किसी अदालत में जेर समात है तो वो फौरी तौर पर कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जुवेनाइल कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सब सेक्शन 6 में ये बताया गया कि अगर जुवेनाइल कोर्ट में अगर कोई चेंजेस कर दी जाती हैं उसकी कंपोजिशन में या कोई केस ट्रांसफर कर दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से दोबारा से गवाह को सुनने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी एविडेंस ले ली गई है या अगर किसी गवाह को सुन लिया गया दोबारा उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सब सेक्शन 7 में ये देखते हैं कि जब जो अदालत अगर किसी अदालत को ये पता चलता है कि जो मुल्ज़िम उसके सामने लाया गया वो जुवेनाइल है, तो फिर उसका जो केस है वो जुवेनाइल कोर्ट के पास फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 1 में ये बताया गया कि जब ऑफेंस की कॉग्निजेंस ली जाएगी तो उस केस को 6 माह में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, सब सेक्शन 9 में ये बताया गया है कि अगर 6 माह में केस डिसाइड नहीं होता तो जुवेनाइल कोर्ट फर्दर एक्सटेंशन सीख कर सकती है हाई कोर्ट से, साथ वो रीजंस भी एक्सप्लेन करेगी कि क्या वजूहात है कि विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में वो केस डिसाइड नहीं हो सका। अच्छा, अगर तो जुवेनाइल कोर्ट ने एक्सटेंशन सीख नहीं की तो कंप्लेनेंट साइड या जुवेनाइल खुद से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं इस हवाले से हाई कोर्ट को। ठीक हो गया? अच्छा जी, सब सेक्शन 10 में बताया गया कि जो जुवेनाइल कोर्ट है वो जो क्या कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्ट से जहाँ अपनी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करती है उसके अलावा कहीं और किसी और जगह पे भी अपनी प्रोसीडिंग्स को होल्ड कर सकती हैं, कंडक्ट कर सकती हैं। हाँ जी, सेक्शन 4 क्लियर है आप सबको? उसके बाद सेक्शन 5 में अरेस्ट ऑफ जुवेनाइल बताया गया है। जो अरेस्टेड जुवेनाइल है उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। फिर जितनी जल्दी पॉसिबल होगा एसएचओ क्या करेगा, जुवेनाइल के गार्डियन को इन्फॉर्म करेगा और बताएगा कि किस हालत में ये पाया गया, क्या गिरफ्तारी की वजूहात है और किस टाइम पे किस जगह पर जुवेनाइल कोर्ट के सामने जुवेनाइल को प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके साथ ही कंसर्न प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, ठीक है, ताकि जुवेनाइल कोर्ट को इंक्वायरी कंडक्ट करने के हवाले से वो असिस्ट कर सके। ठीक है, सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि किसी भी जुवेनाइल को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है? अच्छा, उसके बाद सब सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जो चालान सबमिट किया जाएगा ना उसमें ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे, क्या जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को मैटर रेफर किया गया था कि नहीं डाइवर्जन प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए,
वो ईच एंड एवरीथिंग वो स्टेप्स रिपोर्ट में मेंशन होंगे। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अस्मा और रजीना समझ आ रही है? उसके बाद सेक्शन 6 पे आ जाए, रिलीज ऑफ अ जुवेनाइल ऑन बेल। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि अगर बेलेबल ऑफेंस में अभी तक जुवेनाइल रिलीज नहीं हुआ तो फौरी तौर पर उसे बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा विद या विदाउट श्योरिटी। लेकिन जहां पर रीजनेबल ग्राउंड्स ये अवेलेबल हैं कि अगर इस जुवेनाइल को रिलीज कर दिया जाएगा तो डायरेक्टली वो क्रिमिनल्स की एसोसिएशन में आ जाएगा, ये उसकी जान को खतरा है, तो इस सूरत में उसे बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी सुटेबल पर्सन ये जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर की सुपरविजन में के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी सूरत में उसे पुलिस स्टेशन में या जेल में नहीं रखा जाएगा। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर सब सेक्शन 1 के तहत जुवेनाइल अभी रिलीज नहीं हुआ तो डायरेक्शन दी जाएगी कि साथ ही साथ जुवेनाइल के गार्डियन को ट्रेस आउट किया जाए और अगर वो मिल जाता है तो जुवेनाइल की कस्टडी गार्डियन को हैंड ओवर कर दी जाएगी। सब सेक्शन 3 में ये बताया गया कि अगर जुवेनाइल माइनर ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है या मेजर ऑफेंस के वाले से अरेस्ट हुआ है तो वो बेलेबल ऑफेंस की कमीशन में मुलजिम समझा जाएगा, मतलब दोनों कैटेगरीज बेलेबल ऑफेंस में ही आएंगी। अच्छा जी, सब सेक्शन 4 में ये कहा गया है कि अगर किसी जुवेनाइल की जो उम्र है 16 साल से ज़्यादा है और उसे हीनियस ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया गया था तो उसे बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा जब अदालत को ये यकीन है कि वह हीनियस ऑफेंस की कमीशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि अगर जुवेनाइल कोर्ट को इस हवाले से यकीन है कि केस में जो ताखीर है वो जुवेनाइल की वजह से नहीं है, ठीक है, या किसी राइट प्रिविलेज के तहत डिले नहीं हो रहा तो उसे बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा अगर उसका जो मुकदमा है या वो डिटेंशन में 6 माह से वो कैद में है और अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। सेक्शन 7 है इन्वेस्टिगेशन इन जुवेनाइल केसेस। अच्छा, जो जुवेनाइल के हवाले से जो इंटेरोगेशन है वो पुलिस ऑफिसर करेगा जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसडीपीओ की सुपरविजन में उसका इंटेरोगेशन करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को प्रोबेशन ऑफिसर या कोई सोशल वेलफेयर ऑफिसर असिस्ट करेगा। ठीक है, जब सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि चालान के साथ लगी होगी। ठीक है, सेक्शन 8 में डिटर्मिनेशन ऑफ एज बताया गया जिसमें यह बताया गया कि अगर जब जिस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है और ये फिजिकली यार लग रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो बंदा है ये जुवेनाइल है, तो इस हवाले से क्या होगा कि ऑफिसर इंचार्ज या जो आयु है उसकी एज के हवाले से इंक्वायरी कंडक्ट करेगा जिसकी बुनियाद पे उसकी बर्थ सर्टिफिकेट को, उसके एजुकेशन सर्टिफिकेट को, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को देखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जिसकी बुनियाद पर उसकी एज डिटरमिन की जाएगी। अच्छा जी, सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो मुल्जिम फिजिकली अपीयरेंस में लग रहा है कि वो जुवेनाइल है तो जब उसे अदालत के सामने पेश किया जाता है और तो जब फर्दर डिटेंशन जब फर्दर डिटेंशन का मामला होता है या फिर किसके मतलब रिमांड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उसमें उसकी जो रिकॉर्ड है सारा उसकी एज के हवाले से जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड है, पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको डिटरमिन किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि फर्दर डिटेंशन ग्रांट करना है कि नहीं करना। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद हम सेक्शन 9 पे देखते हैं डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्जन। अच्छा, जुवेनाइल की कॉन्सेंट से और उसके गार्डियन की कॉन्सेंट से या कंप्लेंट जिसकी तरफ से आई है उसकी कॉन्सेंट से वो मामला जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को रेफर किया जा सकता है ताकि डाइवर्जन के जरिए उस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। ठीक है, अब जो डाइवर्जन का प्रोसीजर है वो तफ्तीश के दौरान एक्सरसाइज किया जा सकता है पुलिस की तरफ से, इवन के ट्रायल के दौरान भी किया जा सकता है या जैसे अदालत प्रेस्क्राइब करेगी। अच्छा, सब सेक्शन 3 में ये कहा गया कि जब केस रेफर किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को पुलिस की तरफ से तो जो चालान की जो सबमिशन है फॉर द टाइम बीइंग रोक दी जाएगी जब तक कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी अपना फाइनल ऑर्डर ना दे दें। सब सेक्शन 4 में ये कहा गया कि पार्टीज की रजामंदी के साथ केस को डिस्पोज ऑफ करेगी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, जिसमें डाइवर्जन के कई प्रोसीजर अडॉप्ट किए जा सकते हैं जैसे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, रेपरेशन ऑफ द डैमेज कॉस्ट,
मतलब यह कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए, या जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करे, या फिर रिटर्न और ओरल अपॉलॉजी, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस, पेमेंट्स ऑफ फाइन एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, प्लेसमेंट इन जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड रिटर्न एंड ओरल रेप्रीमांड। ठीक है, अगर तो कंप्लेनेंट स्टेट फंक्शनरी है, मतलब हो सकता है जैसे कि पब्लिक सर्वेंट की तरफ से आई है कंप्लेन, तो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है ना, वो डाइवर्जन के जरिए कंसर्न पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंसेंट के साथ डाइवर्जन प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकता है केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। अच्छा, अब डाइवर्जन प्रोसीजर के लिए जो तमाम ऑफेंसेस हैं, चाहे वो माइनर हैं या मेजर हैं, वो कंपाउंडेबल कंसिडर किए जाएंगे, मतलब उसमें सुलह हो सकती है। अच्छा जी, अब डाइवर्जन लाजमी तौर पर एक्सरसाइज किया जाएगा जहां पर जो जुवेनाइल है माइनर ऑफेंसेस की कमीशन में अक्यूज्ड है या मेजर ऑफेंसेस की कमीशन में अक्यूज्ड है, और जुवेनाइल की उम्र 16 साल से कम थी, ठीक है, जब उसने ऑफेंस कमिट किया था। क्लियर है आपको? सेक्शन 10 जुवेनाइल जस्टिस कमेटी देखते हैं, जिसमें ये कहा गया कि एक्ट की कमेंसमेंट के साथ 3 माह के अरसे में जुवेनाइल जस्टिस कमेटी हर सेशन डिवीजन के लिए कंसर्न सेशन जज की कंसल्टेशन के साथ इस्टेब्लिश की जाएगी। अब जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में कौन कौन से मेंबरान होंगे, जिसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा जिसके पास सेक्शन 30 के तहत अख्तियारात होंगी, वो कमेटी का हेड होगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, और लोकल बार का कोई मेंबर होगा एडवोकेट, जिसकी जो स्टैंडिंग है वो 7 साल की हो, जो कि कंसर्न सेशन जज की कंसर्न जो सेशन जज होगा 2 साल के लिए से अपॉइंट करेगा। साथ कोई सर्विंग प्रोबेशन ऑफिसर होगा या फिर सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा जिसका रैंक 17 ग्रेड से कम ना हो। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि जहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट्स की सिटिंग होती है वहीं उसी प्रेमिसेस में वो कमेटी बैठती है। ठीक है, अब जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की फंक्शंस में क्या क्या फंक्शंस आते हैं? सबसे पहले जो केस को डिस्पोज ऑफ करना है डाइवर्जन के ज़रिए, जो कि पुलिस की तरफ से रेफ़र किया गया, उसे मतलब ये कि जैसे ही कोई रेफरेंस आता है तो 1 माह के अंदर आप उसको डिस्पोज ऑफ करें। फिर आपने सारे ऑब्जर्वेशन होम्स को, जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर को इंस्पेक्ट करना है, उस हवाले से डायरेक्शन देनी है ऑफिसर इंचार्ज को कि वहाँ पर देखें कि क्या इकदाम लिए जा रहे हैं जुवेनाइल की वेलफेयर और सोशल री इंटीग्रेशन के लिए, या जो भी प्रेस्क्राइब फंक्शंस हैं वो परफॉर्म की जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर बाकी ये है कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंक्शन के लिए स्टाफ की प्रोविजन भी रखी गई है, जो कि सेशन जज के अख्तियारात में कि अगर वो चाहे तो स्टाफ को एम्प्लॉय कर सकता है। अच्छा जी, सेक्शन 11 में जुवेनाइल कोर्ट का प्रोसीजर बताया गया कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। इसमें ये कहा गया है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो मेंशन है, इनके अलावा कोई भी बंदा कोर्ट प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं होगा। तो जो शामिल होंगे उनमें स्टाफ होंगे, ऑफिसर्स होंगे जुवेनाइल कोर्ट के, पार्टीज होंगी जिनका ताल्लुक है केस के साथ, गार्डियन होंगे, ये जिन्हें जुवेनाइल कोर्ट को लगता है कि उनका कि उनको डायरेक्शन देते हैं कि वो प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा, सब सेक्शन 3 में ये कहा गया कि प्रोसीडिंग से किसी भी दौरान पे अगर उसको लगता है कि जुवेनाइल की कि उसकी बेहुरमती ना हो तो किसी बंदे को वहां से कोर्ट से निकल जाने के लिए कह सकती है। ठीक है, सब सेक्शन 4 में ये कहा गया है कि प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर जुवेनाइल कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जुवेनाइल की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है तो उसको हाजिरी माफ़ी भी मिल सकती है और उसकी गैर मौजूदगी में। ठीक है, अच्छा जी, सब सेक्शन 5 में है कि जिस जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश, तो ये मतलब देखा गया कि वो सीरियस इलनेस का शिकार है या कोई फिजिकल मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल में उस जुवेनाइल को भिजवा दिया जाएगा स्टेट के एक्सपेंस पे। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? पहले में देखते हैं ट्रायल ऑफ जुवेनाइल विद अडल्ट पर्सन। अच्छा, इसमें यह बताया गया है कि अडल्ट के साथ जुवेनाइल का ट्रायल नहीं चलेगा, ना ही 4-7 लगेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पर अदालत को ऐसा लगता है कि जस्टिस के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी कि जॉइंट ट्रायल चले तो वहाँ पर जॉइंटर ऑफ चार्जेस किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, जब जॉइंट ट्रायल चलता है जिसमें ये है कि जुवेनाइल की फिजिकल प्रेजेंस को डिस्पेंस किया जा सकता हैं कि अगर जॉइंट ट्रायल भी चल जाता है तो वहाँ पर मतलब जुवेनाइल का पेश होना ज़रूरी नहीं है और उसको अदालत
सकती है कि भाई ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी लिंक के जरिए भी आप प्रोसीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आप रोजीना? डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द जुवेनाइल। अच्छा, जो कोई जुवेनाइल के उसकी आइडेंटिटी के हवाले से अगर कुछ पब्लिसाइज करता है तो उसकी सज़ा 3 साल विद फाइन है। अच्छा, लेकिन इसमें जो क्या कहते हैं, ये उन पब्लिकेशंस पे, उन प्रिंटिंग पे ये एक्सटेंड नहीं करेगा जहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं कि अगर वो ऑफिसर इंचार्ज की रिटन ऑर्डर के तहत इजाज़त दी गई थी और गुड फेथ में दी गई थी, या फिर रिश्तेदार ने की तरफ से, ये जुवेनाइल की तरफ से रिटर्न ऑथराइजेशन मिल गई थी, तो वहाँ पर फिर ये पब्लिकेशन प्रिंटिंग की सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो ऑथराइजेशन है ना, उसमें जो रिश्तेदारों की तरफ से दी जाएगी तो वो सेक्रेटरी ऑफ द चेयरमैन के अलावा और कोई नहीं दे सकता, या जो कोई रिकग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन होगा उससे आप फिर क्या कहते हैं, ऑथराइजेशन लेके ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें जो रिकग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है उसमें गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज्ड हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है, अच्छा जी, सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो कोई जुवेनाइल कोर्ट की परमिशन के बगैर ही पब्लिसाइज कर देता है, प्रिंट कर देता है, तो उसकी सज़ा 2 साल विद फाइन है। लेकिन इसमें हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो सेक्शन के तहत ऑफेंस में नहीं आते। अच्छा जी, सेक्शन 14 में है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। अच्छा, आप किसी भी स्टेज पे प्रोबेशन ऑफिसर लाजमी असिस्ट करेगा जुवेनाइल कोर्ट को, ये जो कि रिपोर्ट जब इन बातों के हवाले से होगी जहाँ पर जुवेनाइल का करेक्टर, एजुकेशन, सोशल, मोरल बैकग्राउंड आ जाता है, या अगर उसने कोई वो एडमिट कर रहा है कि मैंने ऑफेंस ही कमिट किया गया था और अपनी फ्री कंसेंट से वो दे रहा है, उसके हवाले से अगर रिपोर्ट तैयार करनी है, या जो कि एविडेंस है अगर कोई जिससे ये जाहिर हो रहा है कि जुवेनाइल ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, या कोई जो लीगल असिस्टेंस ज़रूरी है जुवेनाइल को जो दी जा सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या स्टेप्स लिए गए हैं कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जुवेनाइल को जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना है कि नहीं, या प्रोबेशन पे रिलीज़ करना है कि नहीं। ठीक हो गया। और ये जो रिपोर्ट है प्रोबेशन ऑफिसर की जो कि वो अदालत को सबमिट करेगा, ये कॉन्फिडेंशियल होगी। लेकिन अगर जब जुवेनाइल कोर्ट उसको कम्युनिकेट करती है और अगर किसी का एतराज़ है तो उस हवाले से उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वह एविडेंस पेश करें जिसके हवाले से उन्हें लग रहा है कि एतराज़ है, मतलब कि उन्हें लगता है कि रिपोर्ट सही तैयार नहीं हुई। सेक्शन 15 में पावर्स ऑफ जुवेनाइल कोर्ट टू ऑर्डर फॉर रिलीज के हवाले से बताया गया कि जब सेक्शन 14 के तहत रिपोर्ट सबमिट होती है और इंक्वायरी कंक्लूड करने के बाद या इन्वेस्टिगेशन ट्रायल कंक्लूड करने के बाद जुवेनाइल कोर्ट को अगर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड में लगता है तो वो ये ऑर्डर पास कर सकती है कि इस जुवेनाइल को रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, जब कंप्लेनेंट ने उसे माफ़ी दे दी है। अच्छा, लेकिन वहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है जुवेनाइल को रिलीज़ करने से जहाँ पर पार्डन तो किया गया है लेकिन रीजंस रिकॉर्ड करके लगता है कि पब्लिक पॉलिसी के तहत इसको रिलीज़ करना बनता नहीं है। ठीक है, या फिर कम्युनिटी सर्विस फाइन कंपनसेशन का हुक्म दिया जा सकता है, काउंसलिंग का हुक्म दिया जा सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का हुक्म दिया जा सकता है, या फिर वो ये ऑर्डर पास कर सकती है कि जुवेनाइल ऑफेंडर को प्रोबेशन पर रिलीज़ कर दिया जाए क्योंकि उसने गुड कंडक्ट शो किया है। ठीक है, जितना भी उसका कन्फाइनमेंट का पीरियड है, या फिर डायरेक्शन दी जा सकती है प्रोबेशन ऑफिसर को कि वो प्रोबेशन रिपोर्ट प्रिस्क्राइब मैनर में सबमिट करे। अच्छा, जुवेनाइल ऑफेंडर अगर इन ऑर्डर्स की कंप्लाइंस में नाकाम होता है या उसे वायलेट करता है तो उसका प्रोबेशन ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं कि इस जुवेनाइल को जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाए अगर जब तक उसकी उम्र 18 साल तक ना हो जाए या उसका इम्प्रिजमेंट पीरियड कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 16 में बताया गया है ऑर्डर डेट शैल नॉट बी पास विद रिस्पेक्ट टू जुवेनाइल। जुवेनाइल के हवाले से कौन से ऑर्डर्स पास नहीं किए जा सकते, उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती, उसे लेबर का हुक्म नहीं दिया जा सकता, हथकड़ियाँ नहीं अपनाई जा सकती। ठीक है, जब वो कस्टडी में, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, लेकिन जहाँ पर खदशा मौजूद है कि भाई ये भाग सकता है। ठीक है,
तो उसे फिर हैंडकफ लगाए जा सकते हैं, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। जो बनाए रिहैबिलिटेशन सेंटर में या ऑब्जर्वेशन होम है, लेकिन उसमें भी दुरानिया 24 घंटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 17 में फीमेल जुवेनाइल के हवाले से स्पेशल प्रोविजंस ऐड की गई हैं कि उन्हें किसी भी सूरत में मेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेट और एप्रीहेंड नहीं कर सकते। इसके लिए फ़ीमेल का होना ज़रूरी है, और फीमेल जुवेनाइल्स को फीमेल इनमेट्स के साथ साथियों के साथ ही रखा जाएगा। सेक्शन 18 में अपील की प्रोविज़न है कि जो कन्विक्टेड जुवेनाइल है वो अपील दायर कर सकता है। इसके अलावा गार्डियन की तरफ से भी अपील आ सकती है जुवेनाइल के बिहाफ पे, या एक के खिलाफ भी अपील आ सकती है जो कि 417 सीआरपीसी के तहत दी जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, यही इम्पोर्टेंट था। आप इसको ना सेक्शन 18 तक, हाँ जी लेक्चर समझ आया, आप इसको देख लें। आज चलें इसको इतना ही रखते हैं, बाकी भी